नाश्ता करने के बाद वो उसे फ्लैट में ताला लगाने का कहता हुआ नीचे चला गया था और जाते-जाते उससे कह गया था कि जल्दी आना, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और घर में अच्छे से लॉक लगाना, आज से ये तुम्हारा काम है। वो मुश्किल से मुश्किल काम को इतने मज़े से कर लेती थी। वो ये छोटे-छोटे काम करते अच्छा-खासा गुस्सा आता था। दरवाजे को बंद करके जैसे ही मुड़ी थी, सामने उसे वही गोल-मटोल सा बच्चा नज़र आया। रास्ता साफ देखते हुए फ़ौरन उसके पास आई थी, जो चॉकलेट लिए अपने ही काम में मसरूफ़ था। शायद वो ये अंदाज़ा लगाने में मसरूफ़ था कि ये चॉकलेट उसके कितने पार्ट्स में ख़त्म होगी, लेकिन इसे अपने करीब देखकर फ़ौरन हौसला नज़रों से उसे देखते हुए उसे अपनी चॉकलेट देने लगा। शायद वो उसे लालच दे रहा था कि उसे किस करने की बजाय वो उससे चॉकलेट लेकर ये किस्सा यहीं ख़त्म कर दे। उस मासूम से बच्चे का ये मासूम अंदाज़ परी को बेहद पसंद आया। उसे और भी ज़्यादा उस पर प्यार आने लगा था। उसने आहिस्ता से उसका नन्हा सा हाथ थाम कर चॉकलेट से एक बाइट लिया। इससे पहले कि उसे थैंक यू बोलती, वो मुँह फेर कर रोने लगा। "गंदी गर्ल, मेरी तोतले दादी, गंदी गर्ल मेरी चॉकलेट खा गई।" वो ऊँची-ऊँची आवाज़ में चिल्लाता खुद से हुई पुरानी ज़्यादती का इंतकाम ले रहा था। "अरे! तुम क्यों रो रहे हो? तुमने खुद दी थी। मैंने कौन-सा छीन कर खाई है?" उसके रोने पर वो बेहद परेशानी से कहने लगी, लेकिन सामने वाला तो शायद अपने बाप का भी बाप था। वो और ऊँची आवाज़ में चिल्लाने लगा जब मासूमा बाहर निकली और उसके बाहर निकलते ही वो शैतान मसीह मासूमियत से मुँह बनाता और ज़्यादा रोने लगा। मासूमा ने अपने बेटे को फ़ौरन अपने सीने से लगाते हुए चुप करवाया। "मामा, ये गर्ल गंदी है, इसने मेरी तोतली खा ली। मामा, ये गर्ल गंदी है, इसने मेरी चॉकलेट खा ली।" वो मुँह बनाकर अपनी माँ से शिकायत करने लगा। "मैंने खुद नहीं खाई, इसने खुद मुझे दी थी।" परी मासूमियत से अपनी सफाई देने लगी। "अरे! इससे तुम्हें रैपर खोलने के लिए दिया होगा, तुमने चॉकलेट ही खा ली।" वो हैरान रह गई और सदमे से देखते हुए कहने लगी, "लेकिन रैपर तो खुला हुआ था, इससे मुझे खाने के लिए ही ऑफ़र की थी। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज़ मेरा यकीन करें।" क्या हुआ? तुम अभी तक यहीं पर क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। दारुक वापस ऊपर उसके लिए आया था, जब उसे मासूमा के साथ खड़े देखा। "दारुक, इस बच्चे ने मुझे चॉकलेट खाने के लिए ऑफ़र की और मैंने खा ली, लेकिन अब ये मेरी शिकायत लगा रहा है अपनी माँ से कि मैंने उसकी चॉकलेट खा ली।" वो परेशानी से दारुक को देखते हुए बोली। परेशान मत हो, इसने बदला लिया है तुमसे। कुछ दिन पहले तुमने भी तो सितम किया था। बस ये उसी का इंतकाम था। शारिफ अपने घर के दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराते हुए बोला, "मेरा बेटा बहुत शैतान है।" मासूम ने हंसते हुए कहा। अब शैतानों का बच्चा है तो शैतान ही होगा ना। इसे कहो रोना बंद करे। जो चॉकलेट मेरी बीवी ने खाई है मैं इसे वापस कर दूंगा। उसने एक सख्त नज़र उस बच्चे पर डालते हुए उसके माँ बाप को देखा और परी का हाथ थामकर उसे अपने साथ ले गया, जबकि परी तो परेशान थी। उसने आज तक इतना शरारती बच्चा नहीं देखा था। "आपकी ज़ाहिरी हालत तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।" डॉक्टर ने उसका पूरा चेकअप किया था। डॉक्टर कोई हिदायत है तो दे दे। फिलहाल मैं इससे कहीं दूर किसी पुरसुकून जगह लेकर जाता हूँ, जहाँ ये बेहतर महसूस करे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे मिस्र लेकर जाता हूँ। वैसे भी मुझे वहाँ कुछ काम है और वो जगह यहाँ से बहुत दूर काफ़ी पुरसुकून भी होगी। दारूक डॉक्टर से पूछ रहा था, जबकि वो खामोशी से सुन रही थी। अभी तक उसका सारा ध्यान उस बच्चे पर लगा हुआ था। कितना शैतान बच्चा था। उसे मासूम सा दिखने वाला शैतान पहली बार ही देखा था। "छोड़ूंगी तो मैं भी तुम्हें नहीं, मोटू। कितने प्यार से मुझे दे रहे थे चॉकलेट, वो मेरे खाने पर कैसे मुंह बना लिया। अब उससे मुंह को किसी दे देकर सुर्ख ना कर दिया तो मेरा नाम भी परी से हाँ नहीं, बदला तो मैं भी लेकर रहूंगी तुमसे।" वो अपनी ही सोचों में डूबी हुई थी, जब तारुक ने उसका कंधा हिलाया। क्या हुआ? किन ख्यालों में गुम हो? डॉक्टर कब से तुम्हें बुला रही है? वो उसे सोचों से निकालते हुए बोला, मैं नहीं, कहीं नहीं, यही हूँ। मैंने कहाँ जाना है?" वो नर्वस होकर उसे देखने लगी। पता नहीं उन दोनों में कौन सी बात चल रही थी। उसका दिमाग तो यहाँ था ही नहीं। "मिसेस दारुक, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका इलाज 100% मुमकिन है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर माहौल फराहम कर सकें। आप खुद भी अपना ख्याल रखने की पूरी कोशिश करें। अपने दिमाग से हर तरह की सोच को निकाल दें। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने आगे पीछे के लोगों के साथ गुजारें या फिर अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचें। एक लड़की के लिए इससे ज़्यादा खूबसूरत सोच और कोई नहीं होती कि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचती है। आप भी अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचें, अपने शौहर के बारे में सोचें, अपने होने वाले बच्चों के बारे में सोचें। अब वो सोचें जो सोच आपको सुकून देती है। डॉक्टर जल्दबाजी में बोल गई, जबकि बच्चों का नाम सुनते ही जहाँ दारू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, वहीं परी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया।
दारू के देखने पर वो फ़ौरन चेहरा नीचे झुका गई थी, जिस पर दारू के चेहरे की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। डॉक्टर, फ़िलहाल मैं सिर्फ़ इसके इलाज के बारे में सोचना चाहता हूँ। प्लीज़ ऐसी कोई सोच मेरे दिमाग में ना लाएँ जो मुझे मेरे मकसद से हटा दे। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर ने परेशानी से कहा, जबकि परी का दिल चाहा कि वो यहाँ से उठकर भाग जाए। आपको कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है। जिसको समझना था वो समझ चुकी है। क्यों डार्लिंग? मैंने ठीक कहा ना? वो उससे कंधे पर बाजू फैलाते हुए दोस्ताना अंदाज में बोला, जबकि परी का चेहरा झुकते-झुकते अब बिल्कुल ही नीचे तक जा चुका था। कहाँ खोई हुई हो तुम लड़की? मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ना जाने तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही हो। बताओ बाहर कौन है तुम्हारी सोचों में इस वक़्त? वो ना जाने कब से उससे बात कर रहा था, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर उससे अचानक ही उसका कंधा खींचकर उसे अपनी जानिब किया था। उसकी अचानक होने वाली इस हरकत ने परी को हिलाकर रख दिया था और उसके सीने से लगी शायद अपनी आंखों के आगे नाचते हुए तारों को देख रही थी। वो जैसे मुकम्मल तौर पर होश में आ चुकी थी। इस वक्त वो एक रेस्टोरेंट के बाहर थे। अभी कुछ देर पहले तो वो अस्पताल के बाहर थे। वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गई, खुद भी कंफ्यूज थी। वो तो बस अस्पताल से निकलकर चुपचाप उसके साथ गाड़ी में बैठी थी और फिर से उसकी सारी सोचों का मरकज़ वही मोटू बन गया था, जो यकीनन चॉकलेट खा खा कर ही इतना मोटा हो गया होगा। बिगड़ा हुआ शैतान। वो जितना उसके बारे में सोच रही थी, उसे उतना ही ज़्यादा खुद पर गुस्सा आया था। वो तो छोटा बच्चा था, चॉकलेट दे रहा था, तो उसे पकड़ने की ज़रूरत ही क्या थी? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लड़की, बेहोश हो गई हो क्या? वो उसे अपने सीने में झंझोड़ कर बोला, नहीं होश में हूँ, लेकिन जिस तरह से आप मुझ पर सितम कर रहे हैं, यकीनन बेहोश हो जाऊंगी। वो उससे ज़रा दूर रहते हुए बोली। उसके तो सारे पुर्जे भी ढीले हो चुके थे, इतने ज़ोर से झंझोड़ा था उससे। शुक्र है कि वापस होश में आ गई, वरना इस बार इस तरह झंझोड़ता कि तुम्हें दफनाने की ज़रूरत पेश आती। वो साफ गोई से कहता अपनी साइड का दरवाज़ा खोलता निकल चुका था। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे साथ लेकर चलें। वो तेज़ी से गाड़ी से निकलती उसके पीछे भागते हुए रेस्टोरेंट के अंदर आई थी। वो उसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए बाहर रखे टेबल पर उसके साइड से एक कुर्सी खींचते हुए उस पर बैठने का कहना लगा। बैठो, मैं कुछ खाने को ऑर्डर करके आता हूँ। वो उसे बिठाकर पता नहीं किस तरफ चला गया था, जबकि वो बस वहाँ होटल के माहौल को एंजॉय कर रही थी, जो काफ़ी अच्छा था। उसे ऐसी खुली जगह बेहद पसंद थी। कभी कभी यतीम खाने में भी वो बाहर पिकनिक वगैरह पर जाते, तो इसी तरह बाहर गार्डन में बैठकर खाना खाते थे। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए जहाँ उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई, वहीं अचानक उसे कुछ याद भी आया था। पिछले से पिछले साल फरवरी की 28 तारीख को हम सब लोग पिकनिक पर गए थे। वहाँ पर एहसान अंकल ने हमारी तस्वीरें बनाई थी। यकीनन उनके पास सारी तस्वीरें होंगी। हाँ, उनके पास सारी तस्वीरें होंगी। वो तो सालों की तस्वीरों को संभाल कर रखते हैं, तो यकीनन उस दिन की तस्वीरें भी उनके पास मौजूद होंगी। और उन तस्वीरों में सोया भी थी। हाँ, उस दिन सोया हम लोगों के साथ थी। मुझे हान बाबा से इस बारे में बात करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि मैं झूठ नहीं बोल रही। लेकिन कोई मुझ पर यकीन क्यों नहीं करता? एक जीती जागती इंसान जो अचानक चली गई, गायब हो गई, उसे भुला देना और फिर ये कहना कि वो कभी थी ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान को गलतफहमी हो सकती है, लेकिन इतने सारे लोगों को इतने दावे से सबका कह देना कि ज़ोया कभी थी ही नहीं, जबकि वो सब जानते थे कि ज़ोया थी, हमारे साथ थी। लेकिन इतने सारे लोग झूठ क्यों बोलेंगे? क्या सच में ज़ोया कभी नहीं थी? क्या सच में ये सिर्फ़ मेरा ख़्याल है? सिर्फ़ एक वहम? बचपन से लेकर 17 साल तक वो मेरे साथ रहती थी, मेरे साथ खेलती थी, साथ सोती थी, साथ पढ़ती थी। वो सबके सामने थी, तो फिर वो अचानक गायब कैसे हो गई? वो मर गई, उसे मेरे सामने मारा गया, लेकिन कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करता। मुझ पर यकीन करने की बजाय सब लोग ज़ोया को ही मिटा चुके हैं। ज़ोया को इंसाफ दिलाने की बजाय ज़ोया का वजूद ही दुनिया से मिटा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन फिर इतनी सारी बातें झूठ भी तो नहीं हो सकती। तो क्या ज़ोया नहीं है? बस सिर्फ़ मेरा वहम है? या मुझे उन तस्वीरों के बारे में दारू को बताना चाहिए? हो सकता है वो इस मामले में मेरी कुछ मदद कर सके। हाँ, मुझे उन्हें बता देना चाहिए। अगर ये सिर्फ़ मेरी सोच है, तो मुझे उन्हें अपनी सोच बता देनी चाहिए। उनसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। हो सकता है वो मेरी कुछ मदद कर सके। वो खुद में ही उलझी हुई थी, जबकि सामने वाले टेबल पर 3 बदमाश लड़के सर से पैर तक इस ख़्यालों की दुनिया में खोई हुई लड़की को देख रहे थे। उनमें से एक लड़के ने कुर्सी का रुख उसकी जानिब करते हुए सीटी बजाई, लेकिन वो होशो-हवास में होती तो उसे देखती। वो तो अपने ही ख़्यालों में गुम थी। उसे होश तब आया जब वो लड़का ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को देखकर अपनी आवारगी ज़ाहिर करने की? तू मेरी बीवी को नज़र भर कर देखेगा? तुझे क्या लगता है तेरी आंखें सलामत रहेंगी?
वो उसके जबड़े को हाथों में दबोचता एक जोरदार मुक्का उसकी नाक पर मार चुका था। तू मेरी बीवी को देखकर सीटी मारेगा और मैं चुप बैठा रहूंगा। एक पर एक मुक्का उसके मुंह पर मारता वो चंद ही लम्हों में उसका चेहरा सुर्ख कर चुका था। उसे गुस्से और उस हंगामे को देखते हुए होटल के मैनेजर ने पुलिस को कॉल कर दी थी, लेकिन उसे होश ही कहाँ था। उसे पता था तो सिर्फ इतना कि किसी ने उसकी बीवी को गलत निगाह से देखा है, और ये चीज़ बर्दाश्त करना उसके बस से बाहर था। वो उसके लिए क्या थी वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन उसके मामले में वो बेहद टची था। वो इस वक्त अपने आपे से बाहर हो चुका था। वहीं रखी एक कुर्सी को उठाकर उससे तीनों लड़कों को धो डाला। परी में तो इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर उसे रोक पाती। वो तो खुद परेशान हो चुकी थी उसका ये वहशत सदा रूप देखकर। लेकिन वो यहाँ रुककर ये सारा तमाशा होते नहीं देख सकती थी। उसे किसी भी हाल में इस पागल इंसान को रोकना था, जो ना जाने यहाँ क्या करने आया था और क्या कर रहा था। दारू क्या हो गया है आपको? आप इस बेचारे को क्यों मार रहे हैं? उसे उन लड़कों से हमदर्दी हो रही थी, और इस बात ने दारू को मजीद आग लगा दी थी। ये बेचारा है। वो बेहद गुस्से से घूरते हुए घुर्राया। अगर ये बेचारा है तो मैं इसे मार क्यों रहा हूँ? मैं तो इसे फूलों का हार पहनाता हूँ। ये तुम्हें छेड़ रहा था, सर से पैर तक तुम्हें घूर रहा था। अगर तुम होशो हवास से बेगाना होकर यहाँ बैठी हो तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता। जान निकाल दूंगा मैं जब कोई तुम्हें आंख उठाकर देखेगा। तुम्हारी जिंदगी पर नहीं, तुम्हारी रूह पर मेरा नाम लिखा है। जिससे तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखा, आंख निकाल दूंगा उसकी। वो उसे पीछे की जानिब धक्का देता एक बार फिर से उसका गला दबोच चुका था, जो पहले ही उससे माफ़ी मांग रहा था। उसे कंट्रोल करना उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अचानक पुलिस के आ जाने की वजह से मामला ठंडा हो गया। ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना मैं खुद इसे जान से मार डालूंगा। वो गुस्से से उस लड़के को देखते हुए बोला, तो सारिम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे गुस्से को कम करना चाहा। कंट्रोल दारोग कंट्रोल। वो बाहर नहीं निकलेगा, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। लेकिन वो लड़की है कौन जिसके पीछे तुम ये सब कुछ कर रहे हो? कौन है वो लड़की? मुझे भी तो पता चले, जिसके लिए तुम पागल हो रहे हो। वो एक नज़र परी को देखता फिर से उससे पूछने लगा। कोई राह चलती नहीं, मेरी बीवी है वो। खबरदार जो किसी ने भी गलत नजर से उसे देखा। सारिम की नज़र उठाकर देखते ही वो उसका चेहरा दबोचते हुए अपनी तरफ कर चुका था। मतलब कि तुम्हारी सच में शादी हो चुकी है? वैसे तो ये खबर मुझ तक पहुंची थी, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। कब हुआ ये हादसा? मेरा मतलब है, कब हुई तुम्हारी शादी? क्या यारम इस बारे में जानता है? वो उसकी शादी की खबर का सुनकर शौक में था। ये नहीं था कि उसे सालों से जानता था, लेकिन यारम के मामले के बाद उससे खुद ही यारम के बारे में जब सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो उसे पता चला था कि उस वक्त यारम का बचाने वाला दारूक नाम का एक लड़का था, और हिसन ने उसके बारे में उसे ये बताया था कि वो रिश्ते में रूह का सुतेला भाई लगता है। रूह की वजह से वो अपने आप ही उससे अजीज होता जा रहा था, लेकिन रूह के नेचर उसके नेचर से बेहद अलग थी। लेकिन फिर ये जानने के बाद कि वो पाकिस्तानी पुलिस का खबरी और एक जासूस होने के नाते तमाम अरब ममालिक में एक अहम मकसद से आया है, तो उसे खुशी हुई थी। वो यारम की तरह का काम नहीं करता था। यारम काज़मी मेरा बाप नहीं है, समझे तुम? वो गुस्से से घुराया था। रिलैक्स। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि तुम्हारी शादी के बारे में यारम को कुछ पता है या नहीं। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? सारिम ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा। उसके चमचे को पता है, अब तक खबर पहुंच चुकी होगी। वो गाड़ी की चाबी उठाते हुए परी का हाथ थामने लगा। उसके तो दो चमचे हैं। मेरा मतलब है हिजर और शारिफ। तुम किस चमचे की बात कर रहे हो? अगर हिजर की बात कर रहे हो तो सॉरी टू से, वो कभी यारम से कुछ नहीं छुपा सकता। अब तक उसे पता चल चुका होगा। लेकिन अगर तुम शारिफ की बात कर रहे हो तो बेवकूफ़ आदमी पहले अपना दिमाग चलाता है। सारिम को तो जैसे मौका मिल गया था शारिफ के खिलाफ बोलने का। शायद अगर सारिम से पूछा जाए कि इस दुनिया में कौन सा शख्स उसे नापसंद है, तो उसका जवाब शारिफ ही होगा। मैंने यारम के चमचों पर पीएचडी नहीं की, और अब तुम मेरा रास्ता छोड़ोगे? वो खा जाने वाली नज़रों से उसे देखते हुए पूछ रहा था। सारिम हमेशा से इस लड़के से दोस्ती करना चाहता था, ताकि वो दोनों मिलकर शारम और उसकी टीम के खिलाफ अपनी एक अलग टीम बनाए, लेकिन शायद उसको सारिम ही पसंद नहीं था। हाँ, दफ़ा करो। हमें क्या लेना देना है उसकी टीम से? तुम सुनाओ, शादी कब की? भाभी से ही मिलवा दो। उसने दोस्ताना अंदाज में कहा। बात सुनो मेरी, तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना तुम मेरे भाई हो और ना ही तुम मेरे दोस्त हो। तो मेरी बीवी तुम्हारी भाभी किसी रिश्ते से नहीं लगती। मुझसे और मेरी बीवी से रिश्तेदारियां बनाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। मुझे रिश्तेदारों से नफरत है। वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए वाज़े अल्फाज में बोला। और उस लड़की का क्या हुआ? मेरा मतलब है, उस लाश का क्या हुआ जो तुमसे गुम हो गई थी? उस जगह से उसकी लाश मिली तुम लोगों को?
वापस वो अचानक ही मुड़कर उससे सवाल करने लगा। अंदाज साफ मजाक उड़ाने वाला था, लेकिन वो इस सवाल का मकसद नहीं समझ सकता था। तारुक जानना चाहता था कि आखिर ये केस इतनी जल्दी ठंडा कैसे हो गया। लाश गुम हो जाने पर दोबारा उससे कांटेक्ट क्यों नहीं किया गया? आखिर लाश का गुम हो जाना कोई ज़रा सी बात तो हरगिज़ नहीं थी। हाँ, हमें मिल गई थी उस लड़की की लाश। शायद वो लड़की उस वक्त जिंदा थी और वहां से निकलकर वहीं से थोड़े फासले पर जंगल के बीच की तरफ चली गई थी। तकरीबन 18 घंटों के बाद उसकी लाश मिल गई थी। सारे में तफसील से बताया तो उससे हाँ में सही हिला दिया, जबकि परी बहुत गौर से ये सब कुछ सुन रही थी। यकीनन यहाँ पर जिस लाश की बात हो रही थी वो उसकी भी हो सकती थी। ये ब्रेकिंग न्यूज़ से कम नहीं थी। वो बहुत कोशिश के बावजूद भी ये बात खुद तक नहीं रख पाया था। सिर्फ 2 घंटे, 2 घंटे उससे खुद पर जबर किया और फिर शारम का नंबर मिलाया। बोलो सारिम, मैं इस वक्त बेहद अहम काम कर रहा हूँ। तुम्हारी फजूलियात सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। दूसरी तरफ से गरजदार आवाज़ आई थी। इतनी भी फजूल बातें नहीं करता कि तुम मेरी हर बात को फजूल करार दे दो। खैर, मैं तुम्हें एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ जो तुम्हारे बहुत ही वफादार आदमी ने तुम तक नहीं पहुंचाई। जल्दी सारिम, मुझे तुम्हारी किसी बात में कोई तजस्सुस नहीं है। खत्म करो बात को। वो उसके सस्पेंस फैलाने वाली आदत से बेहद तंग था। तुम्हारा साला, मेरा मतलब है असली वाला साला, शादीशुदा हो चुका है। एक लड़की को अपने साथ लेकर घूमता है। लड़की मासूम सी दिखती है और तुम्हारा साला उसे लेकर बेहद टची है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर मैं थोड़ी देर और वहां ना जाता तो वो बेचारे 3 लड़के उसके हाथों मारे जाते, जिन्होंने सिर्फ एक नज़र उस लड़की को देख लिया था। बल्कि तुम्हारा साला तो उस लड़की को लेकर इतना ज़्यादा जज्बाती हो रहा था कि उसने मुझे भी नज़र उठाकर उसकी जानिब देखने नहीं दिया। लड़की दिखने में मासूम सी छोटी सी लगती है, हद दर्जा कमज़ोर, ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। हड्डियों का ढांचा कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मुझे लगता है वो ज़रूरत से ज़्यादा ही उसे लेकर। फजूल बकवास बंद करो। वो जैसी भी है उसकी बीवी है और कोई भी मर्द अपनी बीवी पर कोई गलत नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए तुमने इस बार भी मुझे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं पहुंचाई। दारू की शादी की खबर मार्केट में आए बहुत टाइम हो चुका है। चलो, अब मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन देता हूँ। लड़की का ताल्लुक पाकिस्तान से है। बेचारी यतीम है। बचपन से जवानी तक यतीम खाने में ही रही है। माँ बाप का कहीं कोई नामो निशान नहीं। उसे पालने वाला आदमी परवेज खान है, जो एक बहुत ही अच्छा और नेक शख्स है। उसके अलावा सिंध में रिहाइश पजीर थी और वो खून की कमी की एक बीमारी का शिकार है। और कुछ जानना चाहोगे या इतना काफ़ी है? वो फ़ोन कान से लगाए कब से उसकी बातें सुन रहा था। दूसरी जानिब से यारम ने बात खत्म की। हाँ, बस कुछ नहीं कहना मुझे। रू को कह देना संडे को आऊँगा। बच्चे जिद कर रहे थे रोयाम से मिलने के लिए। बिरयानी बना दे। वो फ़ोन रखते हुए फरमाइशी अंदाज से बोला। बिल्कुल इंस्पेक्टर सारिम, होटल खुला हुआ है, आप जब चाहें तशरीफ़ लाएं। मैंने रू से तुम्हारी पसंद का खाना बनवाने के लिए तो शादी की थी। यारम, तुम जितना मर्जी सुना लो, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही और ना ही मैं तुम्हारी बातों पर शर्मिंदा हो रहा हूँ। बस मेरी बहन को मेरा पैगाम दे देना। वो कहकर फ़ोन बंद कर गया। हेलो गाइस, कैसे हो सब? यारम, तुमने मुझे यूं अचानक क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? शारिफ ने जैसे ही ऑफिस में कदम रखा, उसका पहला सवाल यही था कि यारम ने उसे अचानक क्यों बुलाया। अंदर ही है, उसी से पूछ लो। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इधर मुस्कुराकर रोयाम को अपनी गोद में उठाता बाहर की जानिब जाने लगा। क्यों? ऐसा क्या हो गया कि तुम मेरे लिए इस तरह की दुआ मांग रहे हो? सब खैरियत तो है ना? ऐसा क्यों लगता है जैसे आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा साबित होने वाला है? वो कुछ परेशान हुआ। आज का दिन कैसा रहेगा, अच्छा या बुरा, ये तो तुम्हें अंदर जाकर ही पता लगेगा। वैसे यारम के कानों को एक ताज़ा खबर मिली है। किसी ने शादी के लड्डू खा लिए हैं और तुम्हें इस बारे में पता था, लेकिन तुमने हमेशा की तरह अपना दिमाग लड़ाना ज़रूरी समझा। तो अब अपने दिमाग का कचरा करवाने के लिए तैयार हो जाओ और जल्दी जाओ। पहले ही तुम्हारे देर से आने की वजह से काफ़ी गुस्से है। इसने तफसील से बताया। अल्लाह, किसने शादी का लड्डू खा लिया है और मुझे कहाँ पता है किसी की शादी के बारे में? किसी ने झूठी खबर फैलाई होगी। तुम्हारे फ्लैट में रहता है ये यारम का साला, उसी के बारे में बात हो रही है। अल्लाह रहम करे, मुझे तो देख कर ही तुम पर तरस आ रहा है। और ये वाइट शर्ट किस सुशी में पहनी? इस पर दाग लगेगा तो मासूमा कभी भी नहीं धोएगी। या अल्लाह हिफाजत करना। इसर उसे मजीद डराता बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक ही शारिफ ने उसके हाथों से रोयाम को नरमी से अपने हाथों में ले लिया। हो सकता है बेटे को देखकर तरस खा ले, जालिम इंसान का कोई भरोसा नहीं है। वो रोयाम को अपने सीने से लगाते हुए कहने लगा, जबकि वो अगले ही लम्हे हाथों पैरों की जंग शुरू कर चुका था। उसे शारिफ कुछ खास पसंद नहीं था। मेरी जान, आज तुम ही मुझे बचा सकता है। मुझ पर सितम ना कर। वो तेजी से कदम आगे की जाने बढ़ाते हुए उसे संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बाबा,
मामू वो तो मालो मुदे नहीं दाने देले नानो ते तात। बाबा मामू को मारो, मुझे नहीं जाने दे रहे फिर नानों के साथ। जैसे ही कमरे में कदम रखा था, रोयाम ने सबसे पहला काम शिकायत लगाने वाला किया था। हाँ मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, आज तुम्हारे मामू की हड्डी पसली एक होने वाली है। वो एहतियात से उसे शारिफ की गोद से निकालता जमीन पर असाद छोड़ चुका था। आज मेरी बारी है ना यारम भाई, मैं इसे खुद अपने साथ लेकर जा रहा हूँ चॉकलेट दिलाने के लिए। उसने कुछ याद करवाते हुए कहा, नहीं आप माल खाओ, मैं खिचड़ नानों के साथ डालूंगा। नहीं आप मार खाओ, मैं हिस्सा नानों के साथ खा लूंगा। रोयाम ने फौरन उसकी मुश्किल आसान की थी। बेटा ऐसा नहीं करते, गलत बात होती है। उससे समझाना चाहा। इसे छोड़ो, मुझसे बात करो तुमने मुझे दारू की शादी के बारे में क्यों नहीं बताया, जबकि तुम सबको जानते थे। वो उसे कॉलर से पकड़कर अपनी जानिब घसीटते हुए बोला, तो अगले ही लम्हे रोयाम खुशी से तालियां बजाने लगा। पता नहीं शारिफ को मार खाते देखकर उसे कौन सा सुकून मिलता था। ओल मालो ओल मालो, और मारो और मारो, वो खुशी से चहकते हुए बोला। अबे क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा, मरवा रहा है मुझे। शारिफ सदमे से उसे देखते हुए बोला। वो ना सिर्फ अच्छा मामू होने के नाते उसे चॉकलेट आइसक्रीम दिलवाता था, बल्कि उसका घोड़ा तक बनता था। देखो यारम, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैंने सोचा जब तक मुझे मुकम्मल मालूमात नहीं मिल जाती, मैं तुम्हें अधूरी बात नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुश करने में कामयाब हो जाऊंगा। इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। उस कमीने ने किसी से शादी कर रखी है, और वो लड़की कभी उसके साथ फ्लैट में होती है तो कभी वहाँ सदीक वाले घर में होती है। वो लड़की उसकी बीवी है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें तो पता है वो सदीक के घर कभी किसी दूसरी लड़की को लेकर नहीं जाता। सदीक के घर तो वो अपनी किसी दोस्त को भी नहीं लेकर जाता। इसीलिए मुझे यकीन हो गया है कि वो उसकी बीवी है। बाकी वो उसके लेकर बेहद टची है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। बस इसके अलावा अभी तक उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लड़की सीधी सादी सी, काफ़ी मासूम सी है। उसका ताल्लुक किसी गैंग या माफिया से हरगिज़ नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें कल देने ही वाला था, लेकिन कल तुमने मुझे दूसरे काम के लिए भेज दिया, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता सका। और आज ये खबर खुद मेरी दुश्मन बनकर तुम तक आ पहुंची। वो परेशानी से अपनी सफाई देते हुए बोला, क्योंकि यारम का हाथ अब भी उसकी गर्दन पर मौजूद था। उसके बाद मुकम्मल होते ही यारम ने उसे छोड़ दिया। उस पर रोयाम का मूड बन गया था। दारूक की शादी के बारे में मुझे भी पता चला है। लड़की की इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है। उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, यतीम है बेचारी। लेकिन मुझे तो उन सब में कोई हकीकत नहीं लगती। लेकिन वो उसे सदीक के घर लेकर गया है, इस बात ने मुझे भी शक में मुब्तला कर दिया था। इसीलिए मैंने उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन निकलवाई। लेकिन उसके बारे में बस इतना ही पता चला है कि लड़की का ताल्लुक पाकिस्तान से है। उसकी माँ बहन भाई के बारे में कोई मालूमात नहीं है। दारूक उसे हर हफ्ते अस्पताल मुकम्मल चेकअप के लिए लेकर जाता है। हमारा एक टीम मेंबर वहाँ अस्पताल में डॉक्टर है, उसने भी यही बताया है कि वो लड़की उसकी बीवी है। यारम ने रोयाम की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसे बताया। तुम्हें शक किस बात पर है, लड़की के तारुक की बीवी होने पर या उसका ताल्लुक पाकिस्तान से होने पर? उसने फिर से सवाल किया। मुझे किसी बात पर शक नहीं है, बस मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी मुसीबत में फंसे। बेशक वो हमसे कोई ताल्लुक कोई रिश्ता नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो रूह का भाई है। अगर उसे तकलीफ हुई तो रूह को अच्छा नहीं लगेगा, और मैं अपनी रूह को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। यारम अपनी बात खत्म करता रोयाम का नन्हा सा हाथ अपने हाथ में थामकर ऑफिस से बाहर निकल गया। रूह को तकलीफ तब होगी जब उसको पता चलेगा कि वो उसका भाई है। और मेरा नहीं ख्याल कि दारू खुद भी इस बारे में रूह को कुछ बताना चाहता है, या वो रूह से किसी भी किस्म का ताल्लुक चाहता है। शारिफ उसके पीछे बाहर आते हुए कहने लगा। ये खून का रिश्ता है शारफ, हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा, और ना ही हम उसे छुपा सकते हैं। आज नहीं तो कल रूह जान जाएगी। 2.5 साल पहले स्विट्ज़रलैंड में तारुक ने जब उसे अपने सीने से लगाया था, ये ज़रूर तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उस दिन से उसके दिमाग में ये सवाल है कि तुम लोग इतने ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कैसे कर सकते हो, और ये इतनी छोटी सी बात हरगिज़ नहीं थी जो वो कभी भूल पाए। और उसका जवाब यही है कि वो रूह का भाई है। वो उससे ऐसा ताल्लुक़ रखता है कि वो उसे अपने गले से लगा सके। लेकिन अगर ये जवाब मैंने उसे दिया, तब वो और भी ज़्यादा सवाल करेगी। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तारुक पर किसी भी किस्म की कोई भी मुसीबत आए। उससे मेरा हमेशा साथ दिया है, उससे हमेशा रूह के भाई होने का फ़र्ज़ अदा किया है। वो उसे समझाते हुए बोला। शारिफ ने सिर्फ हाँ में सा हिला दिया। यारम ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए रोयाम को अंदर बिठाया, तो उसके दरवाज़ा बंद करने से पहले ही वो ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। ना जाने उसे ड्राइविंग सीट पर बैठने में कौन सा सुकून मिलता था। यारम ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में बिठाया,
यकीनन वो उसे घर छोड़ने जा रहा था। सुबह घर से निकलते वो उसके साथ आने की ज़िद करता था। शार्म को ना चाहते हुए भी उसे अपने साथ लाना पड़ता था। सारी मेडिसिन बहुत मज़े की है, बस ये पता नहीं किस पर गई है, काली कलौटी कहीं की। इसका टेस्ट बहुत गंदा है, ना कड़वा ना मीठा। पता नहीं वो कब से बैठी अपनी मेडिसिन की छानबीन कर रही थी और हर बार एक पे आखिर अजीब किस्म के मुंह के डिज़ाइन बनाने लगती। वो काफ़ी दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रहा था। उसके लबों पर मुस्कुराहट कितनी देर से थी वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन उसके मुंह बनाकर दवाई पर इनकार करने पर उसके मुस्कुराते लब अपने आप सिकुड़ गए। नहीं, तुम इन तमाम मेडिसिन में से एक भी मेडिसिन नहीं छोड़ सकती। इससे तुम्हारी तबीयत पर फ़र्क पड़ सकता है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो मेडिसिन बॉक्स अपनी तरफ घसीटता, उसमें से दवाइयाँ निकालते हुए उसके सामने रखने लगा, जिस पर उसका मूड खराब होने लगा था। अभी तो आधा घंटा बाकी था मेडिसिन खाने में, शायद उससे खुद ही मुसीबत का आवाज़ से डाली थी। अभी आधा घंटा बाकी है, उससे याद करवाना चाहा। कोई बात नहीं, जल्दी खा लो। अच्छा है, तबीयत खराब होने के चांस कम रहेंगे। उससे मुस्कुराते हुए दवाई उसके मुंह में डाली। तबीयत तो ठीक रहेगी लेकिन मुंह का जायका खराब हो जाएगा ना, उससे मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर वो सिर्फ मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है। वो उसे दवाई देने के बाद बिल्कुल रिलैक्स होकर कहने लगा, खुद खाना पड़ता तो मैं पूछती क्या इतना चलता है या नहीं चलता। उससे बेहद कम आवाज़ में कहा था, जिसे सुनते हुए भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। चलो आओ मिलकर एक फ़िल्म देखते हैं। अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। उसे कंधे पर हाथ फैलाते हुए वो उसे अपने आप से बेहद करीब करते हुए कहने लगा। शुरू-शुरू में उसका यूँ उसके पास आना, उसका हाथ थामना, उसे अपने सीने से लगाना बहुत अजीब लगता था। लेकिन अब जैसे वो उसके रवैयों की आदी होने लगी थी, वो उसका करीब रहना पसंद करने लगी थी। और शायद तारू को भी अच्छा लगता था, उससे करीब आना, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए वो उसे अपने सीने से लगाए टीवी ऑन कर चुका था। टीवी पर कौन-सी फ़िल्म चल रही थी, कौन-सा सीन चल रहा था, उन सब बातों से अनजान वो बस कभी उसे देखती, तो कभी उसी गर्दन में साँस लेने की वजह से नज़र आने वाली छोटी-सी हड्डी को। उसने आहिस्ता से उँगली उसकी गर्दन पर रखी और उस हड्डी को महसूस करके मुस्कुराई। उसने एक नज़र उसे मुस्कुराते हुए देखा, तो खुद भी मुस्कुराकर नरमी से उसके माथे पर लप रखते हुए उसे मज़ीद अपने करीब कर गया। ना जाने क्या था इस लम्हे में, तारू की फ़िक्र, उसकी केयर करना, उसका इतना ख़्याल रखना, उसे अच्छा लगता था। तारू का फ़ैसला उसे भी बेहद पसंद था और अब तो हालात ऐसे हो चुके थे कि वो उससे दूर रहना भी नहीं चाहती थी। अब तो दिल की दुनिया भी बदलती जा रही थी। बहुत कुछ नया, बहुत कुछ अलग महसूस होने लगा था।